नमस्कार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट से राज्यों की जंग के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अगर राज्यों की जंग की बात करें, खासतौर से हरियाणा के राज्य की जंग की बात करें, तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में पुरुषों का ही दबदबा रहा है। यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महिलाओं का दम उस तरह से नहीं दिखता जैसा कि पुरुषों का दिखता आया है। 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था और तब से लेकर अब तक अगर हम हरियाणा विधानसभा पर नज़र डालें तो केवल 87 महिला विधायक ही बनकर आई हैं और 58 साल के राज्य के इतिहास में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं चुनी गई है। इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिसके लिए 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी, उसके लिए भी अगर उम्मीदवारों की संख्या पर देखें तो केवल 101 महिला उम्मीदवारों को ही टिकट दिया गया है। अगर बड़ी पार्टियों की बात करें तो इनमें बीजेपी पर नज़र डालते हैं। बीजेपी ने कितनी महिलाओं को उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, तो बीजेपी की संख्या है 10। कांग्रेस ने 12 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। आपकी ओर से 11 हैं, जेजेपी की 7, आईएनएलडी की 7 उम्मीदवार हैं। बाकी 54 महिला उम्मीदवार जो हैं वो अन्य दलों से या फिर निर्दलीय हैं। और प्रमुख राजनीतिक दलों ने जिन महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, उनकी अगर सूची पर नज़र डालें तो उसमें भी एक बात निकल कर के आती है। वो बात यह है कि उन महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है टिकट देने में, जिनकी या तो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वो बड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है या फिर किसी क्षेत्र में वो जाना पहचाना नाम है। यानी आम कार्यकर्ताओं को, आम महिला कार्यकर्ताओं को उस तरह से तरजीह नहीं मिली है जैसे कि बाकियों को मिली है। नज़र डाल लेते हैं बीजेपी की आरती सिंह राव, जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, इनको अटेरी से टिकट दिया गया है। श्रुति चौधरी, जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं, इनको बीजेपी ने तोशाम से टिकट दिया है। गीता भुक्कल, जो कि कांग्रेस की हैं, इन्हें झज्जर से दिया गया। विनेश फोगाट, जो कि ओलंपियन हैं, पहलवान, उन्हें कांग्रेस ने जुलाना से मैदान में उतारा है। कविता दलाल को आपने भी जुलाना से उतारा, ये भी पहलवान हैं। सावित्री जिंदल, जो कि एशिया की सबसे अमीर महिला हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं हिसार से। और चित्रा सरवारा निर्दलीय लड़ रही हैं अम्बाला कैंट से। और राबिया किदवाई आपकी हैं, नूह से चुनाव लड़ रही हैं। और जो हमने आपको आंकड़ा बताया था कि अभी तक केवल 87 महिलाएं ही विधानसभा में पहुंच पाई हैं। 2000 के बाद से जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, 3 विधानसभा चुनाव, इनमें सिर्फ 47 महिलाएं ही विधानसभा में पहुंची हैं। 90 सीटों वाले हरियाणा में आधी आबादी यानी जो महिलाओं की नुमाइंदगी है वो 15% से भी कम रही है। एक बार नज़र डाल लेते हैं कि अभी तक किस किस वर्ष में विधानसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या कितनी रही है। 2019 में, यानी जो मौजूदा विधानसभा है, इसमें केवल 9 महिला विधायक आईं, जो कि 10% का आंकड़ा है। 2014 में 13, यानी 14%, ये सर्वाधिक आंकड़ा था। 2009 में 9, 10%, 2005 में 11, 12%, और सन 2000 में 4 महिलाएं चुनकर आईं, यानी केवल 4%। साफ है कि हरियाणा में महिलाओं की जो हिस्सेदारी सियासत में होनी चाहिए थी, वैसी उनकी हिस्सेदारी नहीं दिखाई दे रही है। इसके पीछे क्या कारण है, इन्हीं को समझने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। स्मिता गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही जावेद अंसारी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। स्मिता जी, आपसे शुरुआत करूंगा। ये जो सारे आंकड़े हमने रखे हैं दर्शकों के सामने, एक जो तस्वीर निकल कर के सामने आती है हरियाणा की, ये बहुत उत्साहवर्धक तस्वीर नहीं है महिलाओं की भागीदारी के मामले में। आप इसके पीछे प्रमुख कारण क्या मानती हैं? नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि हम पूरा भारत को भी देखें, महिलाओं को अभी तक जो हिस्सा मिलना चाहिए था राजनीति में वो नहीं मिल रहा है। वो हरियाणा हो या कोई भी प्रदेश हो, तो ये नहीं है कि इस चीज में हरियाणा जी। एक्सेप्शन है। जो दूसरी बात आपने उठाई थी कि ज्यादातर जो महिलाएं कैंडिडेट्स बने हैं वो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं या अपने और से एक सेलिब्रिटी स्टेटस वाले हैं, जैसे विनेश फोगट। ये भी एक सच्चाई पूरे देश में है। मगर साथ साथ हरियाणा का एक जो एक इतिहास है ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ऑफ जेंडर बायस, ऑनर किलिंग्स, यदि इस परिप्रेक्ष्य में हमें देखें तो यहाँ राजनीतिक दलों को और भी कोशिश करना चाहिए था कि महिलाओं को सामने लाए, ताकि अ, इन चीजों पे ज्यादा एक ध्यान हो। क्योंकि इस तरीके का एक बहुत शर्मनाक है कि यहाँ ये एक प्रदेश है जो वैसे इकोनॉमिकली
उतना खराब नहीं है, मगर जब आप महिलाओं की स्टेटस देखते हैं बहुत ही खराब है। आप देखिए ये इस बार जो विनेश फोगत लड़ रही हैं, ये एक किस्म का एक महिलाओं की लड़ाई है, क्योंकि आपको मालूम है विनेश फोगत की कितनी लड़ाई हुई पहले, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ, फिर उसका उस प्रेशर से उनका एक इम्पैक्ट भी हो गया ओलंपिक्स में। शायद ये जो प्रेशर था उनपे ना होता तो शायद वो जीत भी जाती, क्योंकि जो दूसरे जो स्पोर्ट्समैन हैं हमारे देश में, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन, उनको जैसे एक एक आराम से वो अपने खेल पे फोकस कर सकते थे, वो नहीं कर पाई। और जबकि हरियाणा में महिलाओं जी स्मिता जी, दूसरी चीजों में आगे नहीं है, मगर स्पोर्ट्स में तो आगे हैं। उसी चीज में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अब इनकी मैं जो लड़ाई, जावेद साहब को इसमें लाना चाहूँगा इस चर्चा में। जावेद साहब, आपका क्या ओपिनियन है, क्या कारण है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो महिलाओं को टिकट देने में थोड़ी सी पीछे रहती हैं, और अगर टिकट देती भी हैं तो परिवारवाद जो है बड़ा फैक्टर इसमें रहता है? जैसे स्मिता जी कह रही थी, ये देशव्यापी एक सत्य है, कठोर सत्य है, लेकिन ये सत्य है। और उसका बड़ा रीजन ये है, और ज्यादातर पार्टियां, सिर्फ एक ही देश में पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जिसने कोशिश की है कि जो वादा किया गया था उस पर पूरी उतरे। उन्होंने 44% पिछली बार दिया था, लेकिन उसके अलावा और कोई भी पार्टी, उसको खास तौर पर शर्मनाक है, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, ये से दर्शाता है कि ये मेल डोमिनेटेड, पुरुषों की डोमिनेटेड सोसाइटी है, और इलेक्शन में सिर्फ विनेबिलिटी काउंट करती है। और इनको ये लगता है कि महिलाएं उतनी सक्षम नहीं है जीतने में। जहाँ पुरुष को उतारो, उसको अपनी बिरादरी का वोट, उसको अपनी कौम का वोट मिल जाएगा, और वो साधन भी जुटा लेगा, उसकी जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं बनिस्बत औरतों के। आप देखिए ना, स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया नई संसद में कि भाई ये खास तौर पे महिला आरक्षण बिल पास होगा। महिला आरक्षण बिल तो सर्वसम्मति से पास हो गया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कुछ आप रिजर्वेशन, आप किसने रोका है पॉलिटिकल पार्टीज को कि अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में टिकट दें? इनको किसने रोका है कि सीट्स रिजर्व होंगी तो डीलिमिटेशन होगा? ये सब तो बहाना है। एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन में सिर्फ जो चीज काम आती है वो यही है कि एक ही पैमाना है कि कौन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, स्मिता जी आप भी बने रहिए, क्योंकि दूसरी बड़ी खबर जो कि हरियाणा से जुड़ी हुई है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। आज ये जो खबर थी, इसका कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं हरियाणा के, उनको लंबे समय से इंतजार था कि शैलजा, जिनके बारे में चल रहा था कि वो नाराज़ चल रही हैं, आज चुनाव प्रचार के मैदान में दिखाई दी। भूपेंद्र हुड्डा के साथ उन्होंने मंच साझा किया, और बड़ी बात ये थी कि राहुल गांधी दोनों को एक साथ एक मंच पर लेकर आए। ये जो रैली हुई थी, इसमें करनाल में रैली हुई थी राहुल गांधी की ये, और इसमें राहुल गांधी ने दोनों को तो एक साथ मंच पर लाए, और साथ साथ जो बीजेपी की सरकार यहाँ पर है हरियाणा में, उस पर कई तीखे वार राहुल गांधी ने किए। उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है, यही कारण है कि बड़ी संख्या में यहाँ के युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं, तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। बहुत उत्साह, राहुल जी के प्रति बहुत उत्साह, और गोगी जी पूरे भारी बहुमत से यहाँ से जीतने वाले हैं। मैम, हरियाणा में बदलाव की लहर बह रही है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो सरकार रही, लोग उससे त्रस्त हैं, जन विरोधी सरकार रही, और आज लोग विकल्प कांग्रेस में देख रहे हैं। हमारा जो विषय है हमारा है कि एक दलित नेता अगर मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस ने उसको कुचलने का काम किया है, उसको सम्मान नहीं दिया है। राहुल बाबा ने ये अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे। हुड्डा कह रहे हैं हम जीतेंगे, हम जीत रहे हैं, बीजेपी जा रही है, हमारे हैं, कांग्रेस आ रही है। हुड्डा साहब ये तो कहेंगे नहीं कि हम हार रहे हैं, और जबकि सच्चाई ये है कि हुड्डा साहब हार रहे हैं
और सुपड़ा साफ कांग्रेस का हो रहा है। कांग्रेस ही तीसरी बार जा रही है। तो हमारे साथ स्मिता जी और जावेद जी बने हुए हैं। स्मिता जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। शैलजा जी नाराज़ हैं, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अब आज जिस तरह से उन्होंने मंच साझा किया और एक ही साथ मंच पर आई हैं, राहुल गांधी लेकर के आए दोनों को साथ में, क्या आपको लगता है कि इससे अब जो दिक्कतें थी कांग्रेस की हरियाणा में थोड़ी बहुत, वो इससे दूर हो जाएंगी? देखिए, ये जो हुड्डा साहब और कुमारी सैलजा जी की जो एक इंटरनल पॉलिटिकल राइवलरी है, ये तो बहुत दिनों से लोगं को कांग्रेस में भी मालूम था। इनको पहले भी कोशिश करना चाहिए था, क्योंकि दोनों अपने हिसाब से बहुत बड़े नेता हैं। जैसे हुड्डा साहब का एक मतलब हरियाणा में एक बहुत एक सबसे बड़े नेता हैं। उस तरीके से कुमारी सैलजा वाज द यंगेस्ट वुमन मिनिस्टर एवर। आपको याद होगा नरसिम्हा राव के सरकार में, और तब उसके बाद जब भी कांग्रेस का सरकार हुआ है वो वहां मंत्री रही हैं। दलित महिला हैं, आउटस्पोकन है, तो दोनों का एक जगह है पार्टी में। तो जो नेता है उनको एक साथ लाना चाहिए। तो आज जब राहुल गांधी आए, उनको भी पहले आना चाहिए था। उस पे भी एक काफी क्रिटिसिज्म चला है कि राहुल गांधी क्यों नहीं इसके पहले इलेक्शनियरिंग में शामिल क्यों नहीं हुए। तो ये तो अच्छी बात है कि दोनों को उन्होंने एक साथ लाया। और यही एक कांग्रेस को एक चीज, कांग्रेस के नेतागण को ये सीखना चाहिए कि किसी भी पार्टी में राइवलरीज तो होंगे, सभी को अहम पोजीशंस चाहिए। उनका काम है कि सबको एक साथ लाओ। स्पेशली जब आप देखेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस का पोजीशन बहुत ही एक सक्षम है, और कोशिश एक साथ करेंगे तो जीत भी पाएंगे। बिल्कुल, माफ़ी चाहूँगा, इसमें समय की थोड़ी कमी है। जावेद जी के पास जाना चाहूँगा। संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी, क्या लीडरशिप का इशू सेटल्ड है कांग्रेस के भीतर अगर सरकार बनती है, या फिर अभी भी गुंजाइश बची उन लोगों के लिए जिन्हें उम्मीद है कि शायद उनका नंबर भी लगे? देखिए, ये तो कहना जिसकी ज़्यादा संख्या होगी, और क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा सीट हुड्डा जी के लोगों के प्रत्याशियों को मिली है, हुड्डा जी के लोगों को मिली है, तो उसमें लगता तो ये है कि हुड्डा जी का नंबर ज़्यादा है। लेकिन शैलजा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, इनको भी कांग्रेस की नेतृत्व को ये समझदारी दिखानी होगी कि इनके भी लोगों को वहाँ एडजस्ट करें। कांग्रेस के फ्यूचर के लिए, सरकार की लंबी अवधि के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को भी सबको जगह मिलनी चाहिए। शुक्रिया आपका जावेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्मिता जी, आपका भी धन्यवाद। तो ये हमने आज आपको बताया है कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के आसपास हमने देखा भी है, लोगों से बातचीत भी की है कि यहाँ पर हरियाणा में आखिर चुनावी माहौल क्या है, और महिलाओं की भागीदारी हो या फिर कुमारी शैलजा का अपना मुद्दा हो, ये सारी ऐसी बातें जिनके बारे में लोग यहाँ पर चर्चा ज़रूर कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद यहीं ब्रह्म सरोवर के तट के पास से चौपाल, इस पर नज़र डालिएगा, देखिए कि लोग क्या बोल रहे हैं चुनाव के बारे में। हरियाणा में इस समय चुनावी लड़ाई चल रही है, इसीलिए हरियाणा को कुरुक्षेत्र भी, हम चुनावी कुरुक्षेत्र भी कह रहे हैं। और इस समय हम वाकई जो हरियाणा का कुरुक्षेत्र है वहाँ पर हैं। और जब हरियाणा की बात करें, हुक्के की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये जो हुक्का मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ख़ास तौर से बनवाया गया है। बहुत बड़ा हुक्का है ये, इसकी साइज़ आप देखिए। और इसमें तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके फ़ोटोग्राफ भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर ये जो जगह है जहाँ पर ये बड़ा सा हुक्का रखा गया है, ये है जाट सभा भवन, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ से जो ब्रह्म सरोवर है कुछ ही दूरी पर है। और यहाँ पर एक बड़ा हुक्का आपने देखा, और यहाँ पर एक छोटा हुक्का भी आप देखिए, जहाँ पर कि एक तरह से ये छोटी सी सभा इस जाट सभा भवन में लगी हुई है। लोग, शाम का वक्त है, जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए इनसे समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो चुनाव का माहौल यहाँ पर हरियाणा में है, उसको लेकर के इनके मन में क्या चल रहा है। जो चुनाव चल रहे हैं, 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं जिनको देख करके लोग वोट देंगे? यह महंगाई का मुद्दा है सर, बेरोजगारी, और किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ, 750 किसान मरे। जो किसानों का आंदोलन हुआ, जो दिल्ली गए थे, 3
कृषि कानूनों को लेकर उसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, दिल्ली से। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है ये? हमारे हिसाब से कांग्रेस आवेगी जी। क्या कारण है जिसके चलते आप बदलाव चाहती है जनता। और फिर ये कई मुद्दे हो गए, किसानों का मुद्दा हो गया, पहलवानों का मुद्दा हो गया, और सरपंचों के भी लठ लगे थे, वो भी मुद्दे हैं। और क्या मुद्दा है भी, और सारे मुद्दे हैं। ढेर सारे मुद्दे जिनके चलते लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव की बात हो रही है। आपके हिसाब से? बस जी बदलाव चाह रहे हैं। और ये जो कोशिश हो रही थी कि बीजेपी कह रही कि हमने भी तो जाटों को टिकट दिया है, जाट वोट हमें भी 10 साल से मिलते आए हैं। वो तो बात जाटों वाली तो है नहीं जी, बस बदलाव चाह रहे हैं अभी। बस आपके हिसाब से क्या बातचीत रही? बदलाव जी, बदलाव है। ये आपने देखा। और जो हुक्का है ये एक हर इस तरह की चौपाल की खास बात होती है। और इस हुक्के की खास बात ये भी है कि जो इस तरह की पंचायतें होती हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं, जब छोटे मोटे या बड़े विवाद भी अगर आते हैं तो उन्हें सुलझाने के लिए इस तरह की पंचायतें होती हैं। और हुक्का हो या पानी हो, जिसको कहते हैं कि हुक्का पानी बंद कर देना या हुक्का पानी शुरू कर देना, ये सब भी इसी बात से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये होता है कि सामाजिक तौर पर क्या फ़ैसला करना है, सबको मिलकर एक फ़ैसला करना है। और एक मोटे तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके हिसाब से अपनी क्या राय बन रही है चुनाव को लेकर। आपके हिसाब से क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहले तो नमस्कार जी, एनडीटीवी का जो टीम है उनका अभिनंदन है। आप भाई साहब चाय पानी जो मर्जी लो, बैठो। आपका धन्यवाद। आपका बहुत। मैं तो ये कहूँगा साहब, जो लोग जनता की पसंद है, जनता के काम करे, बेरोजगारी को दूर करे, मैं तो उस सरकार को चाहूँगा कि वो सरकार आए। कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जनता के काम करने के लायक होना चाहिए। हमें मतलब किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं जी, हम तो सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही वोट डालेंगे। आपके हिसाब से अगर बदलाव होता है तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हुड्डा जी जो है वो पहले भी सीएम रहे हैं, उधर शैलजा जी है वो कहती है कि वो भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। नहीं जी, हुड्डा जी को बनाएंगे जी। हुड्डा जी आ रहे हैं जी इस समय। और वो जनता बदलाव चाह रही है जी, बदलाव होना चाहिए ज़रूरी। हाँ, तो ये मोटे तौर पर जनता की राय है। हालांकि जो मुद्दे हैं उनको लेकर के भी एक तरह से स्पष्ट राय दिख रही है। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर 3 कृषि कानूनों का मुद्दा हो, किसान आंदोलन का मुद्दा रहा, पहलवानों का जो मुद्दा है, ये सारे ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के लोगों के मन में एक बात ज़रूर है जो मतदान करते समय 5 तारीख को उनके जहन में निश्चित तौर पर रहेगी। और फिर देखना होगा कि जनता का ये जो मन बन रहा है इसका परिणाम क्या होता है 8 तारीख को। कुरुक्षेत्र से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।